रक्षाबंधन के दिन एक चौराहे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ के अंदर एक अपाहिज व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके साइड में उसकी बहन बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ पर जो अपाहिज भाई होता है वह एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि बहन, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? आज तो रक्षाबंधन है ना, लाओ मुझे राखी बांधो। ऐसा कहकर वो उसे राखी बांधने के लिए कहता है तो बहन भी अपने साथ जो सामान था उसमें से एक राखी निकालती है और निकालने के बाद अपने भाई को बांध देती है। जैसे ही बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसके बाद जो भाई होता है अपने पास से 50 रुपये निकालता है और अपनी बहन के हाथ पे रखते हुए कहता है कि ये लो बहन, ये तुम्हारे पैसे हैं राखी बांधने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बहन रो रो कर जिसका बुरा हाल है वह भाई की तरफ देखती है और जो भाई होता है वो कहता है कि देखो, मैं मिठाई भी लेकर आया हूँ, यही कहीं पड़ा होगा मिठाई का डिब्बा। और उसके बाद जैसे वो देखता है तो थोड़ी दूर पड़ा हुआ उसे मिठाई का डिब्बा दिख जाता है और उसके बाद उस मिठाई के डिब्बे को एक व्यक्ति से अपनी तरफ मंगवाता है। वह व्यक्ति जो भीड़ में खड़ा हुआ था वह उस डिब्बे को लेकर उसके पास आ जाता है और जैसे वो डिब्बे को उसके पास लाता है तो यहाँ पर जो भाई होता है उस डिब्बे को अपनी बहन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि ये लो बहन, इसके अंदर वही बेसन के लड्डू हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। यहाँ पर बहन कहती है कि भैया ये सब तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो भाई कहता है कि नहीं बहन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब तुम मुझे बस एक बार सहारा देकर खड़ा कर दो और उसके बाद मैं फिर से उसी तरह से चलूँगा जैसे मैं पहला चला करता था। बहन उसकी बैसाखी को उसे देती है और उसे सहारा देकर खड़ी करती है। भाई 2-3 कदम चलता है लेकिन 2-3 कदम चलने के बाद एकदम से गिर पड़ता है और जैसे ही भाई गिरता है तो बहन जोर जोर से रोने लगती है और इधर जो लोग खड़े हुए थे वह भी इस बात को देखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। कौन था वह भाई और किस वजह से वह इस तरह से गिर गया था और क्यों वो लोग चौराहे पर बैठकर इस तरह से रक्षाबंधन मना रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक छोटे से गांव के अंदर एक गरीब मगर बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम गोपाल है और छोटी लड़की है जिसका नाम है सरिता। गोपाल की उम्र फिलहाल 10 साल है और वह हैंडीकैप्ड है। यहाँ पर जो सरिता है वह अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और दोनों भाई बहन में बड़ा ही गहरा प्यार है। यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। भले उनके पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे लेकिन बच्चों की छोटी मोटी इच्छाओं को तो पूरी करते ही रहा करते थे। लेकिन तभी एक दिन इन लोगों के गरीब परिवार को किसी की नज़र लग जाती है और यहाँ पर जो पिता होता है गोपाल का, वह एक दिन दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए जाता है और वहाँ पर एक हादसे में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे पिता इस घर से चला गया था तो उसके बाद परिवार के अंदर केवल 3 जन रह गए थे। लेकिन यहाँ पर जो गोपाल और सरिता की माँ होती है वह हिम्मत नहीं हारती है और वह हिम्मत बांधकर खुद से बच्चों की परवरिश करने का फैसला करती है। वह अब दूसरों के खेतों में अपने पति की जगह मजदूरी करने के लिए जाया करती और उसने घर पर कुछ चौपे भी पाल रखे थे, यानी कि कुछ पशु पाल रखे थे जिनका वो दूध बेचकर अपने बच्चों का और अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात होती है जब उसके पिता को इस दुनिया से जाए हुए 1 साल बीत जाता है तो उसी दौरान यहाँ पर माँ को उस घर के अंदर एक बैल होता है जो बैलगाड़ी उन्होंने ले रखी थी ताकि पशुओं का चारा खेतों से लाया जा सके। और उस बैल को जब उसकी माँ इधर से उधर कर रही थी तो उसी दौरान जो बैल होता है माँ के पेट में सींग मार देता है और जैसे माँ के पेट में सींग लगता है तो उसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है वह जोर जोर से शोर मचाकर इधर उधर के लोगों को बुलाता है और माँ को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाने के बाद उसकी पट्टी करवा दी जाती है और यहाँ पर उसको कुछ दवाइयाँ दे दी जाती हैं। लेकिन इसके बाद से वह पूरी तरह से ठीक नहीं होती है और कुछ दिनों बाद जब उसे एहसास हो जाता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है तो वह अपने बेटे गोपाल को अपने पास बुलाती है। कहती है कि बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है और अब तुम्हें अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना है। तुमसे 4 साल छोटी है तो इसको एक पिता की तरह प्यार देना और कभी भी इसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा खराब है और अगर बहन को कुछ हो गया तो फिर देख लेना क्या होगा। यहाँ पर जो बेटा होता है वह भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब ठीक तो हो गई हो ना, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर 2 दिन बाद जो माँ होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और इसके बाद दोनों बेटा बेटी का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। जब माँ भी इस घर से छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं गाँव के लोग, वह लोगों पर तरस खाते हैं और तरस खाने के बाद इन्हें खाना देने लगते हैं।
धीरे धीरे इन लोगों को 1 साल और बीत जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस के लोग अब तक इनको खाना दे रहे थे वो लोग अपने हाथ पीछे की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि होता है ना, हर घर के अंदर कहीं पर आदमी बेकार होता है तो कहीं पर औरत बेकार होती है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति इसे खाना दिया करता तो खाना देने के साथ साथ बहुत सारे ताने भी मारा करता, और ये ताने कुछ इतने बढ़ जाते हैं कि लोग एक एक करके उन्हें खाना देने से बंद कर देते हैं। अब गोपाल और उसकी बहन घर के अंदर अकेले रह जाते हैं। उनके पास ना कुछ खाने के लिए है और ना ही वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो गोपाल होता है उसे अपनी माँ की वो बातें याद आती हैं कि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना है, और इसी वजह से यहाँ पर जो गोपाल होता है वह बैसाखी से चलता हुआ पड़ोस के उस व्यक्ति के पास जाता है जिनके खेतों में अक्सर उसके पिता मजदूरी किया करते थे। वहाँ पर जाकर कहने लगता है कि ताऊ जी, मेरे पिता आपके यहाँ पर काम किया करते थे, अब पिता भी नहीं रहे और माँ भी नहीं रही, लेकिन हम लोगों को भूख तो लगती है ना, तो आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो जिसकी वजह से हमें खाना मिल सके, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा भूखी है। अब इस बात को सुनकर जो वह पड़ोस का व्यक्ति होता है जिसके खेत में उसके पिता काम किया करते थे, वह गोपाल पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, अब तुम वैसा तो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन एक काम मेरी निगाह में है जिसको तुम कर सकते हो, और उसके एवज में मैं तुम्हें खाना भी दे सकता हूँ। तो गोपाल पूछता है कि ताऊ जी क्या काम है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि बेटा, मेरे 4 किले हैं और 4 किलों के बीच में मैंने मचान बना रखा है। मचान ऐसा होता है दोस्तों, लक्कड़ गाड़ के उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया जाता है जिसके ऊपर खड़े होकर खेतों की रखवाली की जाती है जंगली जानवरों से। अब यहाँ पर जो गोपाल होता है उसने मचान देख रखा था और वो कहने लगता है कि ठीक है ताऊ जी, मैं वहां पर आपकी खेतों की रखवाली करूंगा, लेकिन हमारे खाने पीने का इंतजाम आप कर देना। तो यहाँ पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारी बहन के खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगा, और तुम मचान पर खड़े होकर केवल तुम्हें इतना काम करना है कि जब भी कोई जंगली जानवर या पशु तुम्हें दिखाई दे खेत में लगता हुआ, तो उसके बाद तुम्हें एक कनस्तर दे दूंगा, जो तेल का खाली कनस्तर होता है, उसको एक डंडे से बजा दिया करना, और जब आवाज होगी जोर जोर से तो उसके बाद जो वह जानवर होगा वह वहां से भाग जाएगा। यहाँ पर जो काम था वह ज्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन यह काम रात के समय का था और रात के समय ही उस व्यक्ति ने उसे करने को कहा था। तो गोपाल फिलहाल तो हामी भर लेता है, क्योंकि उसकी सारी समस्या इस बात से हल हो रही थी कि उन्हें खाना मिल रहा है दोनों बहन भाइयों को। तो उसके बाद वह व्यक्ति उन्हें खाना देता है, और खाना खाने के बाद जैसी शाम होती है तो शाम के समय गोपाल अपने घर से उस मचान पर जाने के लिए चल देता है, लेकिन तभी उसकी जो छोटी बहन होती है वो एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती कि भाई, मैं घर के अंदर अकेली रहूंगी और मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। इस बात को देखकर यहाँ पर भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह खुद ही बैसाखी से चला करता है और अपनी बहन को इस तरह से वो अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो तू भी मेरे साथ चल, दोनों बहन भाई वहीं पर बैठे रहेंगे और जैसे ही सुबह हो जाएगी तो उसके बाद अपने घर आ जाएंगे और दिन के समय में आराम कर लेंगे। यहाँ पर यह बात बहन भी मान लेती है, और उसके बाद जो गोपाल होता है घर से एक टूटा फूटा कम्बल उठाता है और उस कम्बल को लेकर सीधा उसी खेत पर चला जाता है जहाँ के लिए उस अमीर व्यक्ति ने कहा था, और वहां पर जाकर मचान पर दोनों बहन भाई बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उस मालिक ने उन्हें टॉर्च दे रखी थी और टॉर्च को इधर उधर लगाकर वो रात भर उस खेत की रखवाली करते हैं। धीरे धीरे एक रात कंप्लीट होती है और उसके बाद इसी तरह से समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर अब काफी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब उन्हें खेत पर भी नींद आने लगी थी। यहाँ पर जो बहन होती है वो सो जाया करती है, और कुछ देर बाद जो भाई होता है वह सो जाया करता है, और बहन कहती है कि भाई थोड़ी देर तक मैं निगाह रख लूंगी। इसी तरह से 2 नन्हे नन्हे बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 12 साल है और एक की उम्र 8 साल है, दोनों के दोनों खेतों पर रखवाली करते हैं और उनका समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ अब यहाँ पर जो गोपाल की बहन होती है वो थोड़ी सी जवान होने लगती है और अब वह खाना खुद से बना सकती है। इधर यहाँ पर जिस व्यक्ति के खेतों में वो रखवाली किया करते थे उससे कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से तो काम मत करवा, क्योंकि इनका भी फ्यूचर है और इनकी भी ब्याह शादी होनी है, तो तू इन्हें कुछ ना कुछ और दे दिया कर। इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इन्हें अनाज दे दिया करूंगा, क्योंकि अनाज ही इंसान की जरूरत होती है और अनाज इनके पास आ जाएगा तो इसकी बहन खाना बना लिया करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह जो मालिक होता है वह अब साल भर का अनाज उन्हें दे दिया करता, और इसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है वह उस मालिक के खेत के साथ साथ इधर उधर के और लोगों के खेत की रखवाली भी करने लगता है, और वह ठीक ठाक अनाज अपने घर पर ले आया करता है। उसमें से कुछ अनाज को बेचकर वह पैसे ले लिया करता, और साथ में यहाँ पर जो वह मालिक होता है जिसके खेत में वो काम किया करता है वह कभी कभी होली दिवाली पर उनके लिए नए कपड़े भी बनवा दिया करता।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब बहन शादी की हो जाती है तो गोपाल को फिर से चिंता होने लगती है कि अब वह अपनी बहन की शादी कैसे कराएगा, क्योंकि बहन की शादी तो करानी होगी और जवान बहन को घर पर भी तो नहीं रख सकता। इसी बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और एक दिन जब वह ऐसी परेशानी में खेत से वापस लौट रहा था तो उसी समय उसका जो मालिक होता है वह वहां पर जा रहा था और तभी रास्ते में जब वह गोपाल को परेशान देखता है तो पूछने लगता है कि गोपाल इतना परेशान क्यों है, कोई परेशानी है तो तू मुझे बता दे। इसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है पहले तो मना करता है, लेकिन मालिक उससे दोबारा पूछता है तो वह कहने लगता है कि मालिक क्या करूं, यहाँ पर मेरी बहन जवान हो गई है, अब उसकी शादी भी करानी है, लेकिन मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, अब कैसे मैं बहन की शादी कराऊं। इस बात को सुनकर जो मालिक होता है वह थोड़ी देर तक सोचता है, सोचने के बाद कहता है बेटा देखो तुम्हारे पिता भी हमारे खेतों में काम किया करते थे और तुम भी हमारे खेतों में काम किया करते हो, तो इस हिसाब से हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है और तुम चिंता मत करो, ऐसा करो तुम अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढो और कुछ पैसों का सहारा तो मैं लगा दूंगा और कुछ पैसों का इंतजाम तुम खुद से कर लेना। गोपाल इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गोपाल का मालिक जो होता है वो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे के समान हो और कैसी भी चिंता मत करो, अपने जीवन को आराम से जियो। गोपाल जो होता है वहां से बड़ा ही खुश होकर अपने घर आ जाता है और ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर गोपाल अपनी बहन के लिए दिन के समय में रिश्ता ढूंढता, रात को खेतों पर रखवाली किया करता और ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का मिल भी जाता है जिस लड़के का नाम होता है रोहतास। रोहतास जो होता है वह इनके गांव से थोड़ी दूर एक शहर पड़ता था और शहर के दूसरी तरफ के गांव का वह रहने वाला था। ज्यादा रुपया पैसा तो रोहतास के पास नहीं था, लेकिन वह अच्छा खासा कमाया करता था और उससे उनके घर का गुजारा आराम से हो रहा था। तो गोपाल को यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह रोहतास से अपनी बहन सरिता की शादी की बात कर लेता है। यहाँ पर शादी की बातें तय हो गई थी और उसके बाद जैसा मालिक ने कहा था वह तो अपने पैसे इकट्ठा कर लेता और कहता कि भाई तैयारी करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन गोपाल के पास अभी इकट्ठे नहीं हुए थे पैसे और इसी वजह से जो गोपाल होता है वह उसी मालिक से कहने लगता है कि मालिक आप पूरा खर्चा आप ही कर दो और मेरे घर को गिरवी रख लो, क्योंकि अब मेरी बहन भी चली जाएगी और उसके बाद जब मैं पैसे कमाऊंगा और जो अनाज कमाऊंगा उसमें से आधा अनाज ही मुझे लगेगा और आधे अनाज के पैसे मैं आपको देता रहूंगा ताकि मेरा घर छूट सके और मैं धीरे धीरे करके अपने घर को छुड़ा लूंगा। ये बात उस मालिक को भी अच्छी लगती है और वो कहता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही कर लो। यहाँ पर गोपाल की बहन सरिता की शादी धूमधाम और रीति रिवाज के साथ हो जाती है, लेकिन जब बहन विदा होती है तो उस समय बहन की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं, क्योंकि उसके भाई और बहन दोनों एक दूसरे के सहारे थे और आज उसकी बहन वहां से जा रही है, अब भाई को सहारा कौन देगा। लेकिन फिर भी जो गोपाल होता है वो कहता है कि बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा, लेकिन तू अपने घर को आराम से बसा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बहन आंखों में आंसू लेकर वहां से विदा हो जाती है और अपने घर के अंदर अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर जो गोपाल होता है वह वहां पर रहकर इसी तरह से काम करता रहता है, लेकिन शादी के बाद का जब पहला रक्षाबंधन आता है तो उसी समय भाई को अपने पुराने रक्षाबंधन याद आते हैं और यहाँ पर फिलहाल की कंडीशन भी याद आती है। दरअसल जब रक्षाबंधन पर उसकी बहन उसे राखी बांधा करती थी तो कोई बाजार से लाई हुई राखी नहीं हुआ करती थी, वो तो रजाई के अंदर से एक धागा खींचा करती और उसी धागे को अपने भाई की कलाई पर बांध दिया करती और भाई भी इसको देखकर बड़ा ही खुश हुआ करता और जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास हुआ करता उसे अपनी बहन के हाथ में थमा दिया करता। इस बार जब रक्षाबंधन आता है तो भाई सोचता है कि क्यों ना अब बहन के लिए कुछ अच्छा सा किया जाए और उसके लिए मिठाई भी लेकर आई जाए। यही सोचकर जो भाई गोपाल होता है वो अपनी बहन के लिए इधर उधर से पैसे मांगता है और पैसे मांगकर एक मिठाई का डिब्बा खरीद कर लाता है और अपनी बहन के आने का वेट करता रहता है। दरअसल यहाँ पर जो गोपाल होता है वह रक्षाबंधन वाले दिन उपवास रखा करता और जब उसको बहन उसकी राखी बांध दिया करती तो उसके बाद ही वह खाना खाया करता। इसी तरह से वह इस रक्षाबंधन पर भी करता है और जो उसकी बहन होती है वह अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वहां से सीधा उस गांव में आ जाती है और अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए पहुंच जाती है। भाई बहन जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के गले लिपटते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। भाई बहन का प्यार जब रोहतास देखता है यहाँ पर जो गोपाल का जीजा होता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। बहन अपने भाई को आज बाजार से लाई हुई पहली राखी बांधती है और इस राखी को देखकर जो भाई होता है वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बहन देखा ना, मेरे हाथ पर भी बाजार की राखी हो गई। क्योंकि बचपन में जब बहन कहा करती कि भैया आप वैसी राखी कब लाओगे जो सभी लोग बांधा करते हैं, तो भैया कह दिया करता कि बहन सही समय आने पर ये सब कुछ भी हो जाएगा और इसी बात को वो कह रहा था। इसके बाद यहाँ पर भाई अपनी बहन को मिठाई देता है और कुछ पैसे भी देता है। यहाँ पर अच्छी तरह से रक्षाबंधन बन जाता है और उसके बाद बहन को भी जो भाई होता है थोड़े बहुत पैसे देकर यहाँ से विदा कर देता है।
धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी जो बहन होती है वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन जब वो लड़के को जन्म देती है तो उसी दौरान उससे 5 दिन बाद ही रक्षाबंधन आने वाला था। और इस बार यहाँ पर जो भाई होता है वह भी काफी ज्यादा परेशान है कि मेरी बहन को तो अभी अभी बच्चा हुआ है और वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि गाँव के अंदर महिलाओं को बच्चा होने के बाद उनकी अच्छे से देखरेख की जाती है और उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। इन्हीं सभी बातों को सोचकर भाई काफी ज्यादा परेशान रहता है और सोचता है कि इस बार कैसे करूंगा। यह सोचता हुआ वह काफी ज्यादा परेशान होता है और धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। अब रक्षाबंधन के दिन वह सुबह से ही खाली पेट रहता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता है। और यहाँ पर जो बहन होती है वह भी काफी ज्यादा सोचती है कि किसी भी तरह से भाई के पास चली जाऊं, लेकिन यहाँ पर वह घर के अंदर नियमों का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। इसी बात को सोचकर वह चुपचाप बैठी रहती है और धीरे धीरे यहाँ पर दिन के 11 बज जाते हैं। लेकिन जब बहन को लगता है कि भाई भी नहीं आने वाला और अगर मैं ना जाऊंगी तो भाई भूखा रहेगा, तो उसके बाद वह अपने पति से रो रो कर कहने लगती है कि कैसे भी करके मुझे ले जाओ, चाहे जो भी हो, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है और ऐसा करो किसी की बाइक ले आओ और मुझे मेरे भाई के पास पहुंचा दो। यहाँ पर जो उसका पति रोहतास होता है वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वो कहता है कि ठीक है, परेशान मत हो और बिल्कुल भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, चलो मैं तुमको लेकर चलता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं घर वालों से अपने आप बात कर लूंगा। पति रोहतास घर वालों से बात करता है और बात करने के बाद अपने एक दोस्त की बाइक मंगाता है और मंगाने के बाद अपनी पत्नी को उस पर बैठाकर वहां से चलने लगता है। इधर जो भाई होता है वह भी इस चीज से बेकरार है और इसी बेकरारी में वह लोगों से पैसे मांगता है कि पैसे ले चलता हूं और बहन के वहीं पर चलता हूं, लेकिन कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते हैं। अपने उस मालिक के पास भी जाता है, लेकिन आज मालिक यहाँ पर नहीं था, अगर मालिक होता तो उसे पैसे दे देता। जब जाकर वह मालकिन से पैसे मांगता है तो वह उसे धमकाकर भगा देती है, कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, हम तुम्हें अनाज तो दिया करते हैं, वही काफी है, ऊपर से पैसे मांगने के लिए और आ गए। इस बात को सुनकर भाई होता वापस से घर आ जाता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर बहुत कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता का वो बक्सा याद आता है जिस बक्से को भाई बहन ने माता पिता की निशानी के तौर पर रख रखा है। और इसी वजह से जो भाई होता है उस बक्से को खंगालने लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसा सामान मुझे मिल जाए जिससे मेरा काम चल जाए और अपनी बहन से मैं राखी बनवा सकूं। तो ढूंढने से उसे एक बचपन का चांदी का छल्ला मिलता है जो कि उसके पिता ने कभी उसके लिए बनवाया था उसके एक जन्मदिन पर, और उसे देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता है। सोचता है कि इससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिन पैसों से मैं अपनी बहन से राखी बनवा सकूं और उसे कुछ पैसे भी वहां पर दे सकूं। ऐसा सोचकर यहां पर जो गोपाल होता है वह पासी के सुनार पर जाता है जो कि गांव के अंदर ही था और उसे जाकर उस चांदी के छल्ले को देता है। सुनार उसे लेकर अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद कहता है कि भाई इसकी तो मैं तुम्हें 300 रुपए दे सकता हूं। अब वैसे तो पैसे बहुत कम थे, लेकिन त्योहार मनाने के लिए ये काफी थे और वह कहता है कि ठीक है, आप 300 रुपए दे दो, मेरा इसी से काम चल जाएगा। उन पैसों को लेकर यहाँ पर जो भाई होता है वह एक मिठाई की दुकान पर जाता है और वहां से आधी किलो बेसन के लड्डू खरीदता है, क्योंकि बहन को बेसन के लड्डू काफी ज्यादा पसंद रहा करते थे और बचपन में वो कई बार डिमांड किया करती थी रक्षाबंधन पे, लेकिन भाई के पास पैसे नहीं होते थे। आज भाई के पास पैसे हैं तो वह सोचता है कि बहन को आज भी बेसन के लड्डू खिलाऊंगा। ऐसा सोचकर वह उन बेसन के लड्डू को लेता है और बड़ा ही खुश होकर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए चल देता है। यहां से वह पासी के शहर में जाता है और पासी के शहर के उस चौराहे पर उतरकर दूसरे शहर के ऑटो पकड़ने लगता है। लेकिन उतनी देर में उसकी बहन उसे बाइक पर बैठी हुई जाती हुई दिखाई देती है और जैसे वो अपनी बहन को जाते हुए देखता है तो एकदम से आवाज लगाता है, लेकिन बहन आवाज नहीं सुन पाती है और उसके बाद वह उसके पीछे दौड़ने लगता है आवाज लगाता हुआ। अब यहाँ पर जब वह आवाज लगाता हुआ उसके पीछे दौड़ता है तो वह रोड के बीचों बीच आ गया था और उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोर की थी कि लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और जब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं तो यहाँ पर जो बहन सरिता होती है उसे भी लगने लगता है कि पीछे कुछ हुआ है और जैसे वो मुड़कर देखती है तो देखती है कि उसका भाई जो बैसाखी से चला करता है उसकी बैसाखी दूर पड़ी हुई है और वह जमीन पर पड़ा हुआ है। इस बात को देखकर वह फौरन से अपने पति को बाइक रोकने के लिए कहती है और जो पति होता है वह एकदम से बाइक रोकता है। बाइक रोकते ही जो सरिता होती है वह अपने बच्चे को अपने पति को देती है और भागी दौड़ी अपने भाई के पास पहुंच जाती है। तब तक कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जैसे लोगों के बीच में से सरिता अपने भाई के पास पहुंचती है तो देखती है कि भाई को बिल्कुल भी होश नहीं है और उसकी आंखें बंद हैं। इस बात को देखकर बहन फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि भैया ये तुम्हें क्या हो गया, आंखें खोलो ना, मुझसे बात करो ना, आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन वाले दिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो भाई होता है उसको आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद जैसे वो अपने सामने अपनी बहन को देखता है तो एकदम से
से अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है और हंसते हुए कहता है कि बहन इस तरह से मत रो, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए जो भाई होता है वह बैठ जाता है और बैठने के बाद कहने लगता है कि तू कहाँ जा रही थी, मैं तो तुझे ही आवाज लगा रहा था, और ऐसा कर मुझे राखी बांध दे, मैं तुझसे राखी बंधवाने के लिए ही आ रहा था। इस बात को सुनकर सरिता, जिसकी आंखों में आंसू है, वह अपने उस थैले से उस राखी को निकालती है जिसे वो अपने भाई के लिए लेकर जा रही थी, और वहीं पर बीच सड़क पर अपने भाई को राखी बांध देती है। भाई ने राखी बंधवाई थी और राखी बंधवाने के बाद जो भाई होता है अपने पास से 50 रुपए निकालता है और अपनी बहन के हाथ में थमाता है। कहता है कि ये लो बहन, ये रही 50 रुपए। बहन उन पैसों को ले लेती है और कहती है कि भैया तू ठीक तो है ना, लेकिन भाई उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि मैं एक और चीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास एक डिब्बा था जिसके अंदर बेसन के लड्डू थे, तुम्हें बेसन के लड्डू पसंद है ना, लेकिन पता नहीं न जाने कहां गिर गया वो। ऐसा कर कर वो इधर उधर देखने लगता है। देखते देखते थोड़ी दूर पर उसे वो डिब्बा दिखाई देता है। तभी वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से एक व्यक्ति से वो कहता है कि भाई जरा वो डिब्बा मुझे लाकर दे दोगे। तो यहाँ पर वह व्यक्ति जाता है भीड़ में से और जाकर उस डिब्बे को उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में थमा देता है। गोपाल उस डिब्बे को खोलता है और खोलने के बाद अपने हाथ से अपनी बहन को एक बेसन का लड्डू खिलाता है और कहता है कि देखा ना बहन, अच्छे है ना। तो यहाँ पर बहन अपनी आंखों में आंसू लेती है और कहती है कि ये तो अच्छे हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भाई कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ और हंसते हुए इस बात को टाल देता है। तुम ऐसा करो, एक बार मुझे खड़ा कर दो और मेरी बैसाखी को मुझे दे दो और मैं तुम्हें चलकर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही यहाँ पर जो उसका जीजा होता है वह सहारा देकर उसे खड़ा करता है और बैसाखी को उसको लगा देता है। बैसाखी को लगाने के बाद वह 2-4 कदम चलता है और कहता है देखा ना बहन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे और चलता है तो उसके बाद एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही बहन दोबारा अपने भाई को गिरता हुआ देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाई को पलटकर जब देखती है तो वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यहाँ पर यह नजारा देखकर जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे सभी की आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो बहन सरिता होती है वह अपने भाई की छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था और ऊपर वाले ने उसके भाई को उससे छीन लिया था। वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन हर रक्षाबंधन पर उसे अपने भाई की याद आया करती है क्योंकि ये कहानी है 2018 की और 2018 में ये सब कुछ सरिता के साथ हुआ था। अब जब कभी भी रक्षाबंधन आया करता है तो उसे अपने भाई की याद आया करती है और वह फूट फूट कर रोने लगा करती है। उन्होंने ये कहानी हमें बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा द्रवित करने वाली है और इस कहानी को जब मैंने सुना था मैं भी फूट फूट कर रोने लगा था क्योंकि एक कहानी है ही ऐसी, एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो किया और बहन ने जो अपनी भाई के लिए किया। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।